इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल सर्वे होता है और एक होता है जी क्रॉस सेक्शनल सर्वे। इसको हम सिंप्लीफाई वे में यूँ कहेंगे कि लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ठीक है। ये लॉन्ग टाइम के लिए सर्वे होता है। क्रॉस सेक्शनल जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है। फ़ौरन इसका ऑब्जर्वेशन की गई, कोई भी तरीका कार इख्तियार किया गया और सर्वे कर दी, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं, बल्कि जब नोट्स बना रहे हैं या आपको जब मैं नोट्स दूँगी उसको आप इसी तरह से लिख सकते हो कि लॉन्गिट्यूडनल जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए और क्रॉस सेक्शनल जो है वो सर्वे वो शॉर्ट टाइम के लिए। अच्छा, इसमें होता क्या बेसिकली कि सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूडनल को देखेंगे कि जब किसी प्रॉब्लम का डायरेक्टली या बहुत सालों तक कॉन्टीन्यूसली या ब्रेक के बाद हमने मुताला करना हो तो इसको हम लॉन्गिट्यूडनल तरीका कहते हैं। इसमें किसी जगह से सैंपल लिया जाता है और कई साल तक इसी सैंपल को हम स्टडी करते हैं। सैंपल यानी नमूना लेना, जैसे स्पेसिफिक आगे होता है उस सैंपल होता है। मिसाल के तौर पे अगर रिसर्चर का टॉपिक ही यही है कि ट्विन्स है या अडोप्टेड बच्चों पर उन्होंने रिसर्च करनी है, तो ये पैदा होते ही जब न्यू बॉर्न बेबी होंगे ना, पैदा होते ही उनको ले लेंगे और सारी ज़िंदगी थ्रू आउट ये 10 साल करना है, 20 साल करना है, 30 साल उनको उनके ऊपर सर्वे करना है, उनके रिसर्च करना है, उनके बिहेवियर पैटर्न्स को देखना है, ठीक है। तो वो पैदा होते ही उन बच्चों को ले लेगा, या ले से मुराद होता है कि उनको ऑब्जर्व करना शुरू कर देगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा कि मैंने इनको ऊपर सर्वे करना है। और जब वो 10 साल के हो रहे हैं, 20 साल के हो रहे हैं, 30 साल की उम्र तक पहुंचेंगे तो उनके बिहेवियर पैटर्न्स को फॉलो देखना है, ऑब्जर्व करना है, स्टडी करना है, उसके बाद अपनी तहकीक मुकम्मल करनी है। ये तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हो जाती है ना। एक मिसाल तो ये होगी, एक मिसाल ये भी होती है कि बाजू का ना होता क्या है कि अगर रिसर्चर का टॉपिक है कि मैंने नर्सरी के बच्चे से लेके जब वो नर्सरी क्लास में बच्चे होंगे, जब तक वो मैट्रिक में नहीं होंगे, मैंने उनका मुसलसल सर्वे करते रहना है, मैंने उनको मुसलसल स्टडी करते रहना है। स्टार्ट किया, एक क्लास लिया नर्सरी क्लास, ठीक है। नर्सरी क्लास को उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया है, उसको स्टडी करना शुरू किया। अब वही जो नर्सरी का जो बैच है, जब वो 1 क्लास में जाएगा फिर उसको स्टडी करेगा, फिर 1 से 2, इसी तरह से जब वो मैट्रिक तक पहुंचेगा और मैट्रिक पे जाकर उसकी रिसर्च खत्म हुई, तो कितना लंबा पीरियड हो जाता है, ठीक है। तो ये एक लॉन्गिट्यूडनल सर्वे में ये चीज़ होती है, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होता है। क्रॉस सेक्शनल जो मेथड है वो हम कह सकते हैं कि शॉर्ट टाइम के लिए होता है। देखिए, अगर रिसर्चर का यही मानना है कि मैंने नर्सरी से लेके मैट्रिक तक के बच्चों को रिसर्च करना है, तो वो क्या करेगा, वो अपना टाइम नहीं वेस्ट करेगा, बल्कि एक रीजन लेगा या एक स्कूल ले लेगा, एक स्पेसिफिक स्कूल ले लेगा, ठीक है। उसी स्कूल में वो नर्सरी क्लास के बच्चों को भी ऑब्जर्व करेगा, 1 क्लास के बच्चों को भी देखेगा, स्टडी करेगा, 3 क्लास के, 2 क्लास के, फिर इसी तरह से मैट्रिक तक के जितने बच्चे हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करेगा, उनको स्टडी करने के बाद उनके बिहेवियर पैटर्न को डिस्क्राइब करेगा। दैट्स इट। लॉन्गिट्यूडनल बड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, क्रॉस सेक्शनल जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं, ये तो हो गया हमारे पास 2 रिसर्च पैटर्न जो हैं। आगे अगर हम देख लेते हैं कि रिसर्च स्टेजेस ऑफ रिसर्च क्या होती हैं, यानी स्टेजेस ऑफ सर्वे क्या होती हैं। हाँ जी, सर्वे क्या है। चल रहा है। इसमें सबसे पहले तो आ जाता है जी फॉर्मुलेशन ऑफ टॉपिक। प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नंबर 1, ये हम सारी इसकी स्टेजेस अब करने लगे हैं, ठीक है। पहले वो हमारा एक्सप्लेन हमने करना था, वो हमने कर ली है। अब जो है हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है जी पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग। बड़ा ही आसान टॉपिक है, बस एक बार समझ आ जाए आपको। टूल्स ऑफ सर्वे कौन कौन से टूल्स यूज़ करेगा, डाटा कलेक्शन कौन सा है, डाटा एनालिसिस, उसके बाद रिजल्ट, ठीक है।
ये हैं जी रिसर्च के बेसिकली साइकोलॉजी में जो रिसर्च की स्टेजेस हैं। अब हम इनको डिस्कस कर रहे थे। फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम से मतलब होता है कि अपनी प्रॉब्लम को या अपने किसी ऐसी चीज़ को फॉर्मुलेट करना, ठीक है, यानी सिंपल, यानी टॉपिक चूज़ करना, चूज़ एनी टॉपिक जो कि आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में आता है। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है कि सर्वे का टॉपिक चूज़ किया जाता है जो कि हर हवाले से बेस्ट होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, चूज़ एनी टॉपिक, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक हम यहाँ पे लिख देते हैं। सिलेक्शन भी हम इसको कह सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। अच्छा, फॉर्मुलेशन यानी भी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, क्यों हम ऐसा टॉपिक जो है वो ले रहे हैं। इसके बाद जो है जब हम अपना टॉपिक चूज़ कर लेते हैं फिर आती है जी बारी पर्पस की, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया, मैं रेज कर दूँ। ये आपके नोट करने के बाद हम रेज कर रहे हैं ताकि साथ साथ जो है वो लिखते जाए। जी, इसमें फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन के बाद क्या आता है इसका पर्पस। पर्पस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब आप टॉपिक चूज़ कर लेते हो फिर आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके मकासद क्या हैं, आप ये सर्वे क्यों कर रहे हो, ठीक हो गया, आपकी वजह क्या सर्वे करने की। सही और मुनासिब टॉपिक चूज़ करना एक बड़ा अहम और बुनियादी मसला है। इसके बाद आपको अपने सर्वे के ऑब्जेक्टिव्स बताने होते हैं कि आपका मकसद क्या है, आप क्यों सर्वे कर रहे हो। इसके लाइक अगर आप देखो, इसके बाद जो है ना, नंबर 1 आपने ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, फिर उसके बाद आपकी जो है आपने कॉजेस भी फाइंड आउट करने हैं। नंबर 3 है सजेशन भी देनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका पर्पस होता है जिसके अकॉर्डिंगली आप अपना टॉपिक चूज़ करते हो और आपके जहन में जो जो चीज़ें होती हैं। बाकी स्टेप्स हम आगे देख लेते हैं। पर्पस है, ऑब्जेक्टिव सर्वे क्यों कर रहे हैं, इसके कॉजेज़ भी फाइंड आउट करने। मिसाल के तौर पे, क्योंकि साइकोलॉजी की मिसाल दूंगी ह्यूमन साइकी के हवाले से, कि अगर आप देखो कि जो ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी वजूहात क्या है, ठीक है, उन लोगों की वो ये चीज़ें इस्तेमाल करने की वजूहात क्या हैं। बैगर्स यानी वो क्यों भीख मांग रहे हैं, वो उसके कॉजेज़ फाइंड आउट करने हैं। या जो बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बाहर जो जाते हैं किडनैप कर लेते हैं, उनके पीछे कौन से बिहाइंड मोटिव्स होते हैं, उनकी वजूहात क्या होती हैं। हमारा तो आम यही फिनोमेना है ना, हम यही समझते हैं कि वो पैसों के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन सिर्फ पैसे ही नहीं, बहुत सारी और भी वजूहात हो सकती हैं कि खुदा न खास्ता बच्चों को इस तरह से, बस बहुत सारी मोटिव्स, बिहाइंड मोटिव्स होते हैं। तो आपने ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। फिर एक और मिसाल जो मेरे जहन में आ रही है वो ये है कि अगर पॉवर्टी है तो उसकी एक स्पेसिफिक एरिया में गुर्बत क्यों है इतनी ज़्यादा, लोगों के पास रिसोर्सेज क्यों लिमिटेड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स में, कॉजेज़ में ये फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आपने सजेशन देनी होती है। जब आप अपना सर्वे कर लेते हो तो फिर सजेशन देते हो कि हाँ ये मसला, ये प्रॉब्लम इस तरह से ख़त्म की जा सकती है, ठीक हो गया। उसके बाद फॉर्मुलेशन के बाद बारी आती है जी हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस जो है हम पढ़ते रहे, हमने आपने भी पढ़ा होगा। हाइपोथेसिस उर्दू में हम मफरूज़ा कहते हैं। इसको सिंपल जो आपके याद रखने का तरीका है ना वो यही है कि ये होता है कोई भी इंटेलिजेंट गेस, ठीक है, आपका, या कोई ट्रायल आइडिया जिसको आपने चेक करना है। या मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक स्टेटमेंट दी है कि जो ज़्यादातर जो मोर्टेलिटी रेट है इस एरिया में, किसी स्पेसिफिक एरिया की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे ड्रग्स है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो अमवात हो रही हैं नशावर चीज़ें इस्तेमाल करने की वजह से, मिसाल के तौर पे। तो ये क्या हुआ कि मेरी एक स्टेटमेंट है, अब मैंने इसको क्या करना है, मैंने इसको चेक करना है। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट देना जो कि टेस्टेबल हो, क्योंकि रिसर्च तो बेसिकली होती ही, मतलब अगर आप देखो ना साइंसी तरीके से जिसको आप टेस्ट किया जा सके। तो हाइपोथेसिस क्या है, कोई भी इंटेलिजेंट गेस है या ट्रायल आइडिया है जिसको हम टेस्ट कर सकें। इसको हम उर्दू में मफरूज़ा कहते हैं, जिसकी हम तस्दीक कर सकें बाद में। हाइपोथेसिस के बाद बारी आती है जी पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग की। पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग,
अच्छा जी, सबसे पहले बात कर ली पॉपुलेशन यानी आबादी भी हम जैसे सैम्पलिंग को हम उर्दू में नमूना कहते हैं, नमूनाबंदी भी कहते हैं। इसको ना समझने की ज़रूरत है। पॉपुलेशन क्या है? बेसिकली चूज़ एनी स्पेसिफिक एरिया या रीजन। पॉपुलेशन क्या है? चूज़ एनी स्पेसिफिक एरिया या रीजन। लाइक अगर आपने पाकिस्तान के लोगों पे अगर आपने कोई रिसर्च करनी है तो आप पाकिस्तान के लोगों की बात ही लोगे ना। अगर आपने यूके के लोगों की के ऊपर आपने रिसर्च करनी, सर्वे करना, तो आप यूके की जनरेशन लोगे, यूके की पॉपुलेशन होगा। पाकिस्तान की तो जनरेशन नहीं ले सकते, पाकिस्तान की तो आप आबादी नहीं ना ले सकते हो। आप किसकी पॉपुलेशन लोगे? आप यूके की ही लोगे। तो ये है जी पॉपुलेशन। एक टाइम पे सारी पॉपुलेशन, मिसाल के तौर पे लेट्स से इसके अगर मैं कहूँ कि मेरा जो रिसर्च है मैंने हाइपोथेसिस बनाया है कि पंजाब में जो है बैगर्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, तो मैं वो कोजेज़ फाइंड आउट करने के लिए जी रिसर्च कर रही हूँ। लेट्स से मैंने पंजाब की बात की है, तो मैं क्या करूँगी कि पाकिस्तान के पंजाब की बात कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी कि पाकिस्तान के पंजाब की ही बातें लूँगी। कि मैं ऐसा नहीं होगा कि अगर मैंने पाकिस्तान के पंजाब की बात की है तो मैं जाके यूके चली जाऊँगी, ठीक है, और वहाँ जाके सर्वे लूँगी, नहीं, बल्कि मेरी पॉपुलेशन क्या होगी? पाकिस्तानी आबादी। ठीक हो गया। अब मेरा चूँकि मामला ये है, मैं पाकिस्तान के बैगर्स के, पंजाब के बैगर्स के हवाले से बात कर रही हूँ, या लेट्स से इसके अगर मैं पंजाब की बात कर रही हूँ तो मैं ऐसा नहीं होगा कि मैं सिंध चली जाऊँगी या मैं KPTA चली जाऊँगी, वहाँ जाके सर्वे करूँगी। मेरा है ही पंजाब, ठीक है। ये तो होगी हमारी आबादी। अब एक टाइम पे सारे पंजाब का सर्वे करना क्वाइट हार्ड फॉर मी, ठीक है, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मुश्किल है मेरे लिए, नामुमकिन है। तो फिर मैं क्या करूँगी कि इसी पॉपुलेशन में से कुछ स्पेसिफिक लोगों को ले लूँगी, ठीक है। जिस तरह से क्लास में एक टीचर होती है, 100 बच्चों की क्लास है, उसमें से एक मोनीटर, एक CR और एक GR को सेलेक्ट कर लेती है और उसी से कॉन्टैक्ट इंटरेक्शन करती है। तो और उन्हीं CR और GR के थ्रू ही बच्चों को मैसेजेस कन्वे किए जाते हैं। तो ये होता है। तो पूरी क्लास में से 2 बच्चों को चूज़ कर लेना, तो पूरी क्लास क्या होगी? पॉपुलेशन। और 2 बच्चों को जो चूज़ किया गया तो वो सैंपल हो गया, ठीक है। पॉपुलेशन आबादी, सैम्पलिंग क्या है जी? नमूनाबंदी। ठीक हो गया, समझ आ गई आपको? आगे जी जो है वो है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग किस तरह से आप देखो कि जो सैम्पलिंग जो भी आप सैंपल चूज़ कर रहे हो उसमें वो तमाम करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होने चाहिए जो कि हमें चाहिए। यानी कि अगर आप पंजाब के बैगर्स की अगर आप चाह रहे हो, पंजाब के बैगर्स के हवाले से अगर आप सर्वे करना चाह रहे हो, तो आपने जो रीजन चूज़ किया है वहाँ पे वो बैगर्स मौजूद होने चाहिए जिसके हवाले से आप कॉजेज़ फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, इसकी मिसाल अगर आप देखो तो अगर जो असला साज फैक्ट्रियाँ बनाने वाली जो होती हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, असला साज बनाने वाली फैक्ट्रियाँ, जब आप उन पे रिसर्च करने जा रहे हो तो सारी गोलियाँ चला कर चेक नहीं की जा सकती, बल्कि कुछ को बुनियाद बनाया जाएगा कि इनकी कारकर्दगी क्या है। इसके अलावा अगर आप कोई पेंट अपने घर में करना चाह रहे हो तो आप सारी पूरे वॉल पे पेंट करके उसको टेस्ट नहीं करोगे, बल्कि थोड़ी सी दीवार पे आप पेंट करके चेक करोगे कि कलर कैसा और ये किस तरह की क्वालिटी है इसकी, ठीक है। इसी तरह से जो बिस्किट्स और कुछ स्नैक्स वगैरह की जो कंपनियां होती हैं, जो फैक्ट्रीज होती हैं, वो अपने कुछ सैम्पल्स लोगों में तकसीम करती हैं कि ये लें। अच्छा, और कहीं जाएँ तो आप ये देखें जो प्रमोशन लगी होती है या कोई न्यू चीज़ आती है किसी भी स्टोर वगैरह में, तो उसके हवाले से प्रमोशन होती है कि ये न्यू चीज़ आई, इसको ट्राई कर। तो कंपनी भेजती है कि लोगों की डिमांड पता चल सके कि लोग इसको लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं। इसी तरह पानी के कूलर से चंद घूंट पीने के बाद ही हमें पूरे पानी की क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाता है, और इसके बाद देख से ज़रा सा सालन निकाल के हम इसका नमक चखना भी कि सब सैम्पलिंग की ही मिसालें हैं। सैम्पलिंग की आगे 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है जी रैंडमाइज सैम्पलिंग और एक होती है नॉन रैंडमाइज सैम्पलिंग। रैंडमाइज में क्या होता है कि जो चीज़ आ जाती है उसमें हम रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं। कोई भी, मिसाल के तौर पे अगर मैंने क्लास में कुछ बच्चों को चूज़ करना है पीटी के लिए, तो मैं क्या करूँगी कि लेट्स से इसके अगर चलो मैं सब बच्चों के नाम जो हैं एक चिट पे लिखूँगी और इसे एक जार में डाल दूँगी और रैंडमली जो भी नाम आएंगे बच्चों के मैं उनको निकाल के उनको पीटी के लिए चूज़ कर लूँगी। नॉन रैंडमाइज में क्या होता है कि मैं खुद अपनी चॉइस से चूज़ करूँगी। मिसाल के तौर पर मैं पहले बच्चों को स्टडी करूँगा, ऑब्जर्व करूँगी कौन सा बच्चा बहुत एक्टिव है, और फिर मैं अपनी जजमेंट
अपनी जजमेंट पे कुछ बच्चों को चूज़ करनी होता है नॉन रैंडमाइज सैम्पलिंग। रैंडमाइज क्या होता है कि रैंडमली कोई भी चूज़ कर लेना, कोई भी सैंपल को चूज़ कर लेना। नॉन रैंडमाइज यानी अपनी मर्जी से, अपनी जजमेंट पे आप देखो कौन सा बच्चा एक्टिव है, उसको मैं पीटी के लिए चूज़ कर लूँ। क्या जी, नेक्स्ट है जी टूल्स ऑफ सर्वे। टूल्स ऑफ सर्वे में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। एक तो है सबसे पहले क्वेश्चनेयर है, क्वेश्चनेयर को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चनेयर की 2 टाइप्स होती है, ठीक है। एक है जी क्लोज एंडेड, पेपर में ना ऊपर से सवाल आ जाता होता है, ओपन एंडेड। अच्छा जी, क्वेश्चनेयर में क्या है जी, सबसे पहले तो क्वेश्चनेयर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे होने चाहिए। मिसाल के तौर पे जो उनकी तादाद है सवालों की वो मुनासिब हो, ठीक है। लैंग्वेज जो आप क्वेश्चनेयर बनाने चाह रहे हो, जो लोगों से आपने सवाल करने हैं सर्वे में, वो जो लैंग्वेज आप इस्तेमाल करोगे, आप कोशिश करना वो ईजी टू अंडरस्टैंड हो, सबको आसानी से समझ आ जाए, कोई भी उसमें हिडन वर्ड इस्तेमाल ना हो। फिर एक और चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि सवालात में पर्सनल इंफॉर्मेशन लेने से परहेज करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बाज़ बात क्या होता है कि जब आप उसमें पर्सनल क्वेश्चंस कर लेते तो लोग वो क्वेश्चंस के आंसर देना मुनासिब नहीं समझते। तो सवालात की जो भी इबारत होगी वो ऐसी होनी चाहिए कि जो फ़र्द है वो एक ख़ास जवाब देने पे मजबूर हो जाए, ठीक है। ये भी बड़ा टेक्निकल काम होता है क्वेश्चन ऐसे बनाने कि जिसमें आपको जो है वो आंसर्स मिले जो कि आप चाह रहे हैं। आगे क्वेश्चन है कि हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं। आगे 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है जी क्लोज एंडेड और एक होता है जी ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड में क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो ऑप्शंस दे देता है, जैसे कि एमसीक्यूज नहीं होते, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन दे देता है। आपने देखा होगा कि आगे क्वेश्चन है तो उसमें आप सवाल है, उसके आगे ऑप्शन हैं एग्री, स्ट्रॉन्गली एग्री, या फिर आप यस और नो की बात कर लो, सिंपल एग्री या डिसएग्री की ऑप्शन आ गई है। क्योंकि ज़्यादा हम जो है ना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बस इतना पढ़ेंगे क्लोज एंडेड में यस और नो के ऑप्शन, यानी ऑप्शन दिए हुए हैं एमसीक्यूज की तरह। ओपन एंडेड में क्या हो जाता है कि जो रिसर्चर होता है वो सवाल लिख के स्पेस छोड़ देता है कि जो सॉल्व करने वाला है जो भी वो अपनी मर्जी से आंसर लिखे, जो भी आंसर देना चाहता है वो दे, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है जी इंटरव्यू का मेथड। इंटरव्यू के बाद रिसर्चर क्या होते हैं वो इंटरव्यू भी लेते हैं, बाद साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा ये मेथड इस्तेमाल करते हैं, इंटरव्यू मेथड, ठीक है। इंटरव्यू मेथड में क्या होता है कि ख़ास तरीक़ाकार है, 2 या 2 से ज़्यादा अफराद की गुफ्तगू जो है वो इंटरव्यू कहलाती है। और इसमें एक तो किस्म आ जाती है इसकी इंटरव्यू में मेथड में आ जाता है जी एक तो स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर इंटरव्यू है और एक है अनस्ट्रक्चर। इसको सिंपल याद रखने का तरीकाकार ये है कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में जो चीज़ें होती हैं इसमें पहले से जो पूछे, जब आप इंटरव्यू लेने जा रहे हो ना किसी का भी, जैसे कि आप टीवी में मिसाल सुन लो कि अगर टीवी की अगर आप मिसाल ले लेते हैं, अगर आप इंटरव्यू देख रहे हो किसी शॉपिंग से रिलेटेड किसी एक्टर या एक्ट्रेस का, तो जो उनसे इंटरव्यू लिए जा रहे होते हैं वो पहले से बाजुकात सवालों के उनसे वो उन्होंने चूज़ किए होते हैं कि हमने इनसे ये सवाल पूछे, ठीक हो गया। तो ये क्या है, इसमें पहले से क्वेश्चंस डिसाइड होते हैं कि हमें कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं। और अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि पहले से सवाल, अच्छा इसमें जो क्वेश्चंस पहले से डिसाइड होते हैं उनको चेंज नहीं किया जा सकता, वक्त भी बिल्कुल जो है वो पहले से सिलेक्ट होता है कि पहले से डिसाइड होता है कि हमने इतने वक्त में जो है इंटरव्यू लेना है। अनस्ट्रक्चर में क्या होता है, बेसिकली साइकोलॉजिस्ट ये वाला ना जो पैटर्न वो इंटरव्यू का इस्तेमाल करते हैं। अनस्ट्रक्चर को याद रखने का तरीका ये है कि इसमें कोई सवाल पहले से चूज़ नहीं किए जाते। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से किया जाता है, गैर रस्मी अंदाज से कि हाँ जी क्या हाल चाल है, ठीक है आप कि आपका नाम क्या है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कौन सी सिटी से आप बिलोंग करते हैं, आपके सिबलिंग्स कितने हैं, पेरेंट्स कैसे हैं आपके, आप कैसे माहौल में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है ना कि इसमें साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा यानी
टेक्निकल सवाल पूछते हैं और एक बड़ी टेक्निक के साथ पूछते हैं कि दूसरे को अंदाज़ा भी ना हो कि बेसिकली वो पता क्या करना चाह रहे हैं आपसे। वो बात से बात निकालते हैं खोजी अंदाज में, जैसे आप कह सकते हो खोजी प्रोसेस है कि खोजी अंदाज में ऐसे बात से बात निकालने हैं कि हाँ जो जवाब देने वाला है वो मजबूर हो जाए, जो जवाब मतलूब होते हैं साइकोलॉजिस्ट को कि वो जवाब दे। तो ये है, इसमें सवाल डिसाइड नहीं होते, इसमें डिसाइड होते हैं। ये इंटरव्यू मैथड है। अच्छा, आपके ना रिसर्च में एक पूरा एक जो तरीकाकार है वो इंटरव्यू मेथड का भी है, उसमें भी आप यही लिखोगे, 2 टाइप्स लिखोगे इसकी आप अलहदा से भी। मैंने आपकी अलहदा से नहीं मैं टॉपिक इसका पढ़ा रही, क्योंकि ये जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया ना इंटरव्यू वाला रिसर्च मेथड जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, ये सर्वे में पढ़ा रही हूँ ना, बेसिकली आप सर्वे में भी इसको ऐड करोगे और एक अलहदा से भी आप इंटरव्यू मेथड लिखोगे। समझ आ रही है आपको? यानी अगर उन्होंने पूछा हो सवाल आपको कि सारे रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी जो है वो एक्सप्लेन कर दें, बेसिकली ज़्यादा वैसे सर्वे आता है पेपर में भी, और मेरा भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, मैं अक्सर पेपर में ये भी सवाल पूछ लेती हूँ कि अब सारे लग जाएंगे इसी को रट्टा मारने के लिए, है ना। इसके बाद बारी आ जाती है इंटरव्यू के बाद डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन में जो चीज़ें आती हैं ना वो रिसर्चर पे बेस करता है, वो किस तरह से डाटा कलेक्ट कर रहा है, वो इंटरव्यू ले रहा है, वो क्वेश्चनर ले रहा है, वो कौन कौन से टूल इस्तेमाल कर रहा है। अब हो सकता है टेलीफोनिक गुफ्तगू कर रहा है, कोई वीडियोस के ज़रिए, या कह लें कि स्काइप यूज़ कर रहा है, कुछ भी यूज़ कर रहा है वो, ठीक है। जो उसका तरीकाकार था उसने वो डाटा कलेक्ट किया। डाटा कलेक्ट करने के बाद डाटा एनालिसिस की बारी आती है। तो डाटा एनालिसिस में जो डाटा पहले अरेंज नहीं होता, यानी उसने डाटा कलेक्ट किया तो वो डाटा क्या कहलाएगा, रॉ डाटा, ठीक है, बिल्कुल अरेंज नहीं। इसको बाद अरेंज करेगा ना, अरेंज करने के जो तरीक़ेकार होते हैं उसके लिए वो स्टैट्स के मेथड को इस्तेमाल करेगा, जैसे मीन, मोड, इस तरह के पैटर्न इस्तेमाल किए जाते हैं, वो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, ये टेबल्स बनाना, ग्राफ्स बनाना, और उसके बाद उसको डिस्क्राइब करना, इनकी वैल्यूज़ को डिस्क्राइब करना, इनमें चेंज किया और क्या क्या चेंज, ये तमाम चीज़ें, टैबुलेशन मेथड वगैरह। एंड हमारा हो गया है जी, अब रिज़ल्ट की बारी आ गई। डाटा एनालिसिस हो गया, डाटा एनालिसिस के बाद जो रिज़ल्ट निकलेगा, अब हमने क्या चेक करना है कि जो हमने एक स्टेटमेंट बनाई थी, हाइपोथेसिस बनाया था, क्या हमारा रिज़ल्ट उसके फेवर में आया है या फेवर में नहीं आया, ठीक है। जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था, अपना मफरूज़ा कायम किया था, अपनी स्टेटमेंट बनाई थी कि हमने इस पर रिसर्च करनी है, हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारा रिज़ल्ट उसी के अकॉर्डिंगली आया है या नहीं आया, ठीक हो गया। लेकिन एक बात याद रखने वाली है कि जो भी रिज़ल्ट आएगा उससे हमारे हाइपोथेसिस को फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर उसकी फेवर में भी जा रहा है या उसके अगेंस्ट जा रहा है तो हमारे हाइपोथेसिस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारा तो रिज़ल्ट निकला है, हमने तो रिसर्च की है। रिसर्च के बाद हम ये भी करेंगे कि हम उसके एंड पे क्या करते हैं, सजेशंस देते हैं कि ज़्यादा जो है बेहतरी किस तरह से आ सकती है, ये कॉजेज़ का सलूशन क्या हो सकता है। इस दौरान जो सर्वे में जो आपसे मिस्टेक्स या कोई कमी या खामी रह गई हो उसको भी एक्सप्लेन किया जाता है, और आइंदा आने वालों के लिए गुड सजेशंस भी दी जाती हैं, ठीक हो गए। तो ये हमारा सर्वे मेथड बहुत कन्वीनियंट और इजी मेथड है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आज का लेक्चर टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।